आप कर रहे थे और ख्वाब दिखाने की, सपने दिखाने की बात कर रहे थे, मैं चाहूंगा वहीं से शुरू करें। मैं यही कह रहा था कि प्रधानमंत्री अभी जो कर रहे हैं उसमें बहुत होशियारी है इस रणनीति के हिसाब से, क्योंकि वो 2 बार सपने दिखा के प्रधानमंत्री बने हैं, जीता है उन्होंने चुनाव। तो तिबारा वो नहीं दिखा सकते। एक ऑप्शन उनके पास काम गिनवाने का है अपना, तो काम गिनवाना भी वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, नहीं, सब जगह गिनवा नहीं रहे हैं कर ना रहे काम, हैं, लेकिन वो काम गिनवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पिछली जो सरकारें थी, ये 10 साल उनके गड्ढे भरने में पूरे हो गए, वही तो अब आगे काम काम गिनवाने करूंगा। के साथ फिर वो बाद में जो कर रहे हैं वो ये है कि विपक्ष पे हमला करना और उन पॉइंट्स पे हमला करना जहां विपक्ष कमजोर है। क्योंकि विपक्ष 10 साल का की गिनती सामान्य ढंग से विपक्ष ने कुछ नहीं किया है, और सामान्य ढंग से आप उसका दोष नहीं दे सकते। आपने अगर कोई फंक्शन नहीं किया है ढंग से तो विपक्ष को दोष, तो फिर वो विपक्ष के वही जो पुराने मसले हैं, उनके करप्शन के किस्से हैं, उनके परिवारवाद के किस्से हैं। अब परिवारवाद का किस्सा उन्हीं तक सीमित है, शासक दल में भी आया है, इस गठबंधन में भी वैसे लोग आए हैं। करप्शन के मामले उधर ही हैं, इधर इतना दल बदल हुआ है इस बीच कि ये मसला गड़बड़ हो गया है, और कई राज्यों में उसका रिएक्शन दिखाई देने लगा है। तो इसलिए अब प्रधानमंत्री पाप पे जा रहे हैं, सिर्फ पुरानी बातों पे जा रहे हैं। नई बातों पे वो अजित पवार चोर हैं या प्रफुल्ल पटेल हैं या ये सब गिनती कराना, मेरे ख्याल से जैसे कई जगह कैंडिडेट चुप करा लेना, बैठा लेना, उस तरह के भी अब मेरे ख्याल से वो रणनीति सब खत्म हो गई है। वो कुछ अति उत्साह में कुछ लोग कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री अपनी स्ट्रेटजी जो बदल रहे हैं, मेरे ख्याल से वो काफ़ी होशियारी और सोच समझ और तैयारी से बदल रहे हैं। वो अचानक नहीं हुआ है। और फिर एक कोशिश बीच में जरूर काफ़ी बड़ी दिख रही थी, वो चुनाव को हिंदू मुसलमान पे ले जाने की। अभी भी मेरे ख्याल उस पॉइंट से वो हटे नहीं ठीक है, संदीप जी भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं जाने माने संदीप चौधरी। संदीप जी, आप क्या मानते हैं, ये जो पुराने मामले उठा रहे हैं जिनको प्रधानमंत्री पाप कह रहे हैं विपक्ष के, क्या वो अपीलिंग हैं बिहार में खास तौर से? देखिए, जिस तरीके से मोदी जी पुराने मामले उठाते हैं, वो जानते हैं कि इन्हीं पुराने मामलों ने विपक्ष की कब्र खोदी थी। जो कांग्रेस है, कांग्रेस रसातल में क्यों गई? कोई भ्रष्टाचार के मुद्दे थे, कोई परिवारवाद के मुद्दे थे, कोई 1 रुपया दिल्ली से चलता था, गांवों तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे रह जाता था। तो जरूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता 5 साल में पुरानी चीजें भूल जाती है और कई बार गलत जगह वोट कर देती है या गलत लोगों के बहकावे में आ जाती है। तो मुझे लगता है मोदी जी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, और वो फिर वो सब चीजें जनता को याद दिलाना चाहते हैं कि मैं तुम्हें कहां से निकाल करके लाया हूँ। आपको याद होगा कवाल कांड, किस तरीके से स्कूल जाती है बच्ची के 2 भाइयों को किस तरीके से काट कर मार दिया गया था। आपको सारी चीजें याद होंगी, कैसे स्कूल जाने वाले बच्चों के ऊपर गोलियां चल जाती थी, कैसे बच्चों को उठा लिया जाता था, कैसे लव जिहाद के आए दिन काम होते थे, कैसे लोगों को घर छोड़ने पर, जिसको पलायन का नाम दिया गया था, वो पलायन होता था। तो जरूरी है हिंदुस्तान की जनता को समय से चीजें याद दिलाई जाए, समय से चीजें बताई जाए, और उसके लिए समय हिंदुस्तान में आता है केवल और केवल इलेक्शन का दौर। क्योंकि इलेक्शन के दौर में नेता लोग फील्ड में होते हैं, गाँव में होते हैं, रेडियो में होते हैं, तो वो बताते जरूर हैं कि देखिए हम आपको ऐसे दौर से बाहर निकाल करके लाए हैं। और इसको मैं गलत तो जो विपक्ष याद दिला रहा है, इलेक्शन जो विपक्ष याद, तो संदीप जी, जो विपक्ष याद दिला रहा है कि संविधान समीक्षा आयोग बना था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, वो भी सही है? देखिए, मैं आपको बताऊं, विपक्ष अपने तरीके से बातें याद दिलाएगा और हर इलेक्शन में विपक्ष भी दिलाता है, और सरकार या पक्ष जो है वो अपने तरीके से दिलाता है। पोल पब्लिक के बीच में फेंक दी जाती है, उस पर डिसाइड हमें, आपको और पब्लिक को करना है कि हम किसकी बातों पर यकीन करें, किसको वोट करें, किसको ना करें। तो मैंने देखा पिछली दो इलेक्शन से 10 सालों से हम ये देखते आए हैं कि लोगों ने मोदी जी पर या ये भाजपा अलायंस पर विश्वास दिखाया है, भारी बहुमत की सरकारें बना करके दी है। तीसरी बार फिर पक्ष और विपक्ष चुनावी मैदान में है। मोदी जी और मोदी जी की टीम अपने तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉन्फिडेंट भी नजर आते हैं और मंच से नारे भी लगवाते हैं। अब की बार फिर जनता कहती है मोदी सरकार, फिर कहते हैं किस पर भरोसा है, तो वो कहते हैं मोदी की गारंटी पर। यानी मंच से वो इस तरह के नारे लगवाकर लोगों के बीच में मैसेज देना चाहते हैं कि एक बार फिर से मोदी सरकार पर ही भरोसा करना है। और क्यों करना है, वो मुद्दे भी गिनवाए जाते हैं। लेकिन जब परिवारवाद की बात आती है आलोक सर,
अब तो बीजेपी की तरफ भी कई सवाल उठते हैं जो विपक्षी पार्टियां और नेताओं के जरिए रह रहकर हुआ है। ये परिवारवाद अगर विपक्षी पार्टियों में है तो बीजेपी में भी, जिसका ताजा एग्जाम्पल तो अभी बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया जाना है, जबकि इस तरह के गंभीर आरोप उन पर थे। ये आपकी बात सही है। देखिए, इस तरह के समझौते राजनीति में कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया, उनको कितनी बार समझौते करने पड़े किन लोगों के साथ। कई ऐसे लोग नेता उस समय भी रहे, कभी यहाँ तक कि कांग्रेस का भी साथ उनको लेना पड़ा था। तो समय के साथ जनता पार्टी बनी इमरजेंसी के बाद, लेकिन इमरजेंसी के जो भागीदार थे बहुगुणा जी और हेमवती बहुगुणा और जगजीवन राम, उनको साथ में लिया था ना। तो इसलिए ये कहना कि आज अजित पवार आ रहे हैं या बृजभूषण सिंह, इससे भी ज्यादा गंभीर आरोप रहे, उसके बाद भी लोग सत्ता में रहे। जगजीवन राम ने जो किया उसके बाद कांग्रेस नहीं, सवाल राजनीतिक मतभेद होने का नहीं है आलोक जी, सवाल राजनीतिक मतभेद होने का नहीं है। कल तक जो भ्रष्टाचारी थे उन पर सवाल उठते हैं। यही अदालत से, यही मैं भी कह रहा हूँ, अदालत से होने के बाद, जैसे नीतीश कुमार पर तो नहीं है ना, राजनाथ सिंह पर तो नहीं है ना, उनके परिवार के सदस्य आए हैं। यदि 10 साल किसी ने काम किया है, सुषमा स्वराज के बाद यदि बांसुरी स्वराज को मिला है, तो यदि वो 5 साल से कुछ काम पीछे कर रही थी कुछ और पार्टी में, या नया चेहरा जब लाया जाता है, श्री कृष्ण वैष्णव तो नहीं पार्टी में थे, तो ये कई ऐसे लोग हैं जो परिवार से भी आएंगे, दूसरे से भी आएंगे। हाँ, बृजभूषण सिंह वाला मामला आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों के साथ यदि वो कहता है कि भाई इस समुदाय का यहाँ पर प्रभाव है, जो राज्य के नेतृत्व है, अगर डिक्टेटरशिप होती तो कहते भाई इसको तुरंत सजा दे दीजिए, लेकिन अदालत से जब तक सजा नहीं मिलती तब तक कोई किसी को, लेकिन अपने लालू यादव को आरोप बहुत गंभीर थे। फिर वही वाली बात हो जाएगी, जैसे कि अरविंद केजरीवाल विभव कुमार को साथ में लेकर घूमते रहे, आरोप तो वहां भी तय नहीं हुए हैं, लेकिन सवाल फिर उठता है ना कि महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं, इसीलिए साथ में लेकर नहीं घूमना चाहिए। इसी तरह बृजभूषण शरण सिंह पर एक साथ इतनी ज्यादा महिला पहलवान सड़क पर आ गई, आरोप लगाने लगे, और जबकि करण भूषण को जैसे ही टिकट मिला 2 दिन बाद फिर आरोप तय भी हो गए कोर्ट में। हालांकि इन सब बातों पर बीजेपी बोलती नहीं है, चुप रह जाती है। लेकिन अरविंद सर, जब भ्रष्टाचार की बात होती है तो फिर भ्रष्टाचार उन लोगों पर भी इंडिकेशंस देता है जिन्हें बीजेपी हाथों हाथ ले लेती है अदर पार्टी से आने के बाद, और फिर वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन है जो उसमें साफ भी कर देती है। साथ ही दूसरी बात परिवारवाद की, जिसका लाइव एग्जांपल अभी मैंने बताया, उससे पहले भी कई ऐसे नाम हैं, हालांकि वो नाम इस तरीके से नहीं है जैसे बृजभूषण शरण सिंह का नाम है, इसीलिए उन्हें मैं काउंट नहीं करवाऊंगी। तुष्टीकरण का आरोप भी विपक्षी पार्टियों पर रहता है, लेकिन अगर मंच से सीधे सीधे हिंदू मुसलमान का नाम ले लिया जाए तो फिर ये कैसे देखें? बीजेपी भी कर रही है। नहीं, बीजेपी कुछ बहुत अलग नहीं कर रही है, बहुत कुछ अलग करना नहीं है, और अब संभव नहीं है इस पॉलिटिक्स में अगर आप बहुत आगे की राह न देखें। नरेंद्र मोदी जैसा पर्सनालिटी हो और सबसे लीडर हो, मैं कर रहा हूँ आज के चुनाव में, तो पहल उसकी तरफ से अच्छाई की होनी चाहिए थी, और अगर वो पहल करते तो मुझे लगता है कि वो पहल संभव भी है और वो पहल प्रभावी भी होता। और प्रधानमंत्री के लिए जो 2 टर्म रह चुके हैं, 2 टर्म रहने के बाद अपना काम गिनवाते हुए ये जो नई पहल करते, उसका लाभ उनको मिलता। कि हमने जैसे अपराधीकरण का मैं कह रहा हूँ, अपराधीकरण के मामले में अपराधियों को टिकट न देने का जो सिलसिला एक दौर में काफ़ी था, वो धीरे धीरे कम हुआ है, कई राज्यों में फिर नए सिरे से दिखाई दे रहा है। तो उस मामले में अगर बढ़त कोई ले तो मेरे ख्याल से उसका चारों ओर से उसको वाहवाही दी। और प्रधानमंत्री के लिए ये मौका था नई पहल करने, क्योंकि आज की तारीख में उनकी पर्सनालिटी को, उनके लीडरशिप को न पार्टी में कहीं से चुनौती है, न विपक्ष से बहुत ज़्यादा चुनौती। अब चुनाव जीतना एक मसला है और लीड करना अलग। नरेंद्र मोदी की गारंटी सिर्फ राशन के मामले में हो और काम के मामले में हो, ये एक लेवल पे तो ठीक है, लेकिन सिर्फ वहीं नहीं होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी की गारंटी का मतलब फिर ये भी होता, जैसे जिस दिन उन्होंने पहली दफे प्रधानमंत्री होने के बाद संसद के दरवाजे पे माथा टेक के प्रणाम किया और कहा कि एक किताब से देश चलेगा। मेरे जैसे लोग जो उनकी पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करते थे गुजरात के, मुझे ये लगा कि आज से ये आदमी नया हो जाए, क्योंकि चुनाव जीतने भर के लिए ये सारी चीजें कर रहे थे, तो अब आज से वो नया काम करें। और वो ठीक है, हर किसी को बदलाव करने का अधिकार है और उसका स्वागत होना चाहिए अगर वो ठीक है। 10 साल ठीक है, लेकिन बहुत सारे सवाल उठते हैं ना, विपक्ष भी उठा रहा है और तमाम जो पत्रकारों का एक संगठन है, पत्रकार हैं, वो भी उठा रहे हैं। आलोक जी,
तमाम आप बातें गिनवाई, मुद्दे गिनवाए, पुरानी बातें कही गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तुष्टीकरण की, परिवारवाद की। लेकिन जिन मुद्दों पर सरकार आई थी आज से 10 साल पहले, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, चाहे वो CWG हो, 2G स्पेक्ट्रम हो, वाड्रा डील हो, उसका जिक्र नहीं हो रहा है। 10 साल सरकार चली, कितने लोगों के काला खिलाफ धन जांच वापस ले हुई, आने की। कितने लोग जेल गए, क्या मानते हैं आप? देखिए, मेरा तो ऐसा आज भी न्यायालय पर भरोसा है। मेरा यही कहना है कि कार्य की गति क्या होती है। पहले के भ्रष्टाचार के मामलों में पहले जो जेल सुरेश कलमाडी पर मान लीजिए था, शरद पवार पर क्या हुआ, तो ये तो एक हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल हम जरूर उठाते हैं कि हमारे यहाँ कितने वर्षों तक ये सब चलता रहता है और उसके बाद जो स्थितियां बनती हैं उसमें क्या कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर मानना होगा, यदि आपके पास कोई प्रमाण है तो आप चलाइए। आज जब इंटरव्यू चला रहे हैं उसी के साथ ये भी चला दीजिए कि भाई ये भ्रष्टाचार इस मंत्री का हुआ इस वर्तमान सरकार में, जो उनके कैबिनेट के लोग रहे हैं। और सजा मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के साथ एक मंत्री थे, शर्मा, मैं पूरा नाम उनका नहीं बोला, वो जेल में रहे, शिक्षा मंत्री थे वो। ऐसा नहीं है कि उनके राज्य में जो बीजेपी का आदमी हुआ जेल नहीं गया है, लोगों को याद कम रहता है, लेकिन वो इसलिए जो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, अदालत से ही सजा मिलेगी ना। वो शिवराज जी का राइट हैंड आदमी था, उस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप आए थे और जेल में भी रहना पड़ा। मैं ऐसे उदाहरण में बता रहा हूँ कि ये न्याय प्रक्रिया में हो सकता है वो 20 साल बाद फिर आ जाए। 6 साल यदि चुनाव नहीं लड़ सकते लालू यादव, 5 साल बाद हो सकता है देश के राष्ट्रपति बन जाए। तो ये रॉबर्ट वड्रा का केस है, वो चल रहा है फाइल में। मनमोहन सिंह ने के संजय बारू ने ही सबसे पहले अखबार में छपवाया, तो उस समय उन्होंने जो ब्लैकमेल करना था कर लिया। ये ब्लैकमेल नहीं कर रही है कि अदालत करेगी, ये करते तो यही कहा जाता बदला ले रहे। मेरा ये कहना है कि जो वो कहते, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद भी एक पत्रकार के नाते कह रहा हूँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं होगा तो मैं उसके खिलाफ, जैसा कह रहे हैं पत्रकार, मीडिया कह रहा है, मीडिया के जो लोग भ्रष्ट हैं, न्यूज क्लिक वाले को सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, इतनी जल्दी दे दिया, और खाली इस आधार पर कि रिमांड की कॉपी ठीक से नहीं थी, बाकी कोई उसको रिहा नहीं किया है, वो केस चलता रहेगा। 7000 पेज की चार्जशीट है। केजरीवाल के मामलों में जो अदालत ने दी, अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन उसके बाद केस वो रिहा नहीं हो गए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उनको भगत सिंह को रिहा कर दिया गया। तो ये वो जो पत्रकार हैं पुष्करपुर का है, तो ये मामलों में यदि मोदी जी, मैं यदि कोई बात मैं कहूँ तो ऐसे लोगों को जीवन भर रहना चाहिए अंदर, जो माओवादी हैं, जो चीन से पैसा लेके आए हैं, लेकिन मोदी नहीं कर पा रहे हैं। मेरा तो आपत्ति दूसरी है, आप जो कह रहे हैं मेरा उससे ज्यादा है। अभी जो दिख रहा है उन लोगों को बिल्कुल, जो एक बार मोदी जी ने कहा था, मैं याद दिलाना चाहूंगा, उन्होंने कहा था कि ऐसे जो मामले हैं उनके लिए अलग अदालत हो। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने बनाई नहीं, जो अदालत तुरंत फैसला करे और उनको 3 महीने के अंदर पूरी सुनवाई करके जिसको सजा दे रहा है दे। रॉबर्ट वड्रा का केस को करे, हेराल्ड का केस कब से चल रहा है? ठीक है, मनमोहन सिंह के समय से चल रहा है, सुब्रमण्यम स्वामी का दिया हुआ था, ठीक है। मोदी जी के कार्यकाल का नहीं है। अच्छा, जैसे अभी अबुल ने भी कहा कि 2014 में जब नए और अलग मुद्दों पर बीजेपी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, और उसके बाद 2019 में रिपीट की, और 2024 में आते आते अरविंद सर, शुरुआत यानी कि पहले चरण से पहले जो प्रचार हो रहा था वो बिल्कुल अलग था। पहले चरण के बाद चीजें बदलती रही, मुद्दे बदलते रहे। यहाँ संपत्ति का भी जिक्र आ गया, यहाँ पर हिंदू मुसलमान का भी जिक्र आ गया, यहाँ पर मंगलसूत्र का भी जिक्र आ गया, और यहाँ कामकाज का जिक्र तो हो ही रहा था, लेकिन कामकाज काफी पीछे चला गया। अब जब 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 5वें चरण से पहले ही हालांकि ये राग अलापा जाने लगा था, और 6ठे चरण से पहले भी पीओके रह रहकर बार बार सामने आ रहा है। क्या वाकई ये पॉसिबल लगता है क्या? क्योंकि अब टीवी इंटरव्यूज में पूछा जाने लगा है एनडीए के बड़े चेहरों से कि भाई अगर वाकई 400 पार हो गया जैसे कि दावा कर रहे हैं, तो क्या पाक अधिकृत पीओके मिल जाएगा भारत में? भाई एक नक्शा तो घूम रहा है कि अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा था। और एक सवाल मेरा ये भी अरविंद सर कि क्यों बार बार बीजेपी एनडीए को मुद्दे बदलने की जरूरत पड़ रही है? नहीं, वो तो बहुत साफ है कि वो जमीन पे, इसका मतलब जो बातें बोल रहे हैं उनका जमीन पे असर नहीं हो रहा है। दूसरे मुद्दों का असर हो रहा है, जो विपक्ष उठा रहा है, बेरोजगारी, गरीबी, इन सब चीज़ों का, महंगाई, इनका असर हो रहा है, और विपक्ष उसी ट्रैक पे रुका हुआ है मेरे हिसाब से। या चुनाव को अगर कोई ठीक से देखे तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी एक पॉइंट है जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री और बीजेपी, तो इसका मतलब कि उसने भी कहीं ना कहीं उस कॉर्ड को छुआ है जो लोगों के मन में है।
बाबा साहब के संविधान पे खतरा है, ये बात दलितों तक गई है काफी। और उसको भले अब होशियारी से कोई अरविंद केजरीवाल या उस तरह का चालाक नेता ये जोड़ दे कि 400 पार बीजेपी आएगी तो बदल देगी, तो उस तरह की चालाकी भी हर विपक्ष की तरफ से भी हो रहा है। लेकिन आम आदमी तक अगर ये बात पहुंची है कि संविधान को खतरा है तो इसमें जवाब देने की बात बीजेपी को है। इसलिए जी, बीजेपी संदीप जी, अभी आप क्या जवाब मानते हैं? क्या कोई नैरेटिव सेट नहीं हो पाया इस चुनाव में? देखिए, बिल्कुल एक गोल सेट नहीं हो पाया। जैसा अभी मैडम ने बताया कि एनडीए को क्यों बार बार अपना मुद्दा चेंज करना पड़ता है। मुद्दा चेंज इसलिए करना पड़ता है मैडम कि जो चीजें आपने पिछले 10 सालों में मुद्दे रखे वो बहुत इफेक्टिव थे और आपने इतनी चीजें पब्लिक के सामने परोस दी थी कि जब वो वादे पूरे नहीं हुए तो अब क्या किया जाए। इसी तरीके से मैनिफेस्टो बनाने में कहीं ना कहीं गलती हो गई। अब अगर 2047 के ओलंपिक की मैं बात करूं तो देखिए, पता नहीं 2047 का ओलंपिक देखने के लिए हम में से आप में से कौन बचा होगा, तो उसके नाम पर कौन वोट करेगा। अच्छा, जो बीजेपी वोट के लिए सबसे अच्छी चीज थी कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, लोगों ने उसके नाम पे वोट किया। एक बार नहीं किया, 2 बार किया, लेकिन तीसरी बार उसके ऊपर सरकार बात नहीं करना चाहती। इससे साफ है कि वो लिस्ट में से कट कर दिया गया है। हाँ, जिस तरीके से मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आय 2 गुना हो जाएगी, कृषि प्रधान देश है हमारा, बहुत बड़ा वोट बैंक है, इसके ऊपर किसानों ने 2 बार वोट कर लिया है। अब तीसरी बार बताइए किसानों के बीच में क्या कह के जाए, तो कुछ ना कुछ गोल पोस्ट चेंज करना पड़ता है। जो ऐसा वर्ग था जो काम करने वाले थे उनके लिए 100 स्मार्ट सिटी बहुत बड़ा मुद्दा था। इसके नाम पर लोगों ने 2 बार वोट किया है, लेकिन अब तो नहीं कह सकते कि भाई 100 स्मार्ट सिटी बसाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी। अब हमें ऐसी चीजें लेके आनी पड़ती हैं कि या तो मैं आपको बताऊं कि भाई मुसलमान से खतरा, आपका मंगलसूत्र छीन लेगा। मंगलसूत्र छीनने का तात्पर्य ये है कि मुसलमानों से डरो। अगर ये दूसरी सरकार आ जाती है वो मुसलमान को सपोर्ट करेंगी और मुसलमान जैसे एक है वो हिंदुओं को खा जाएगा। अकबर के टाइम में भी हम यही रहे, बाबर के टाइम में भी रहे, शाहजहां के टाइम में, औरंगजेब के टाइम में, जहांगीर के टाइम में, जब हमें खतरा नहीं था। आज हमारी एक हिंदू सनातन की बात करने वाली सरकार है, फिर भी हमें मुसलमान के नाम से डरना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य है मेरे देश का, दुर्भाग्य है इस राजनीति। अच्छा, जिस तरीके से मुद्दे बदल रहे हैं एनडीए अलग अलग मुद्दों के साथ, ऐसा लग रहा है आलोक सर कि हर फेज से पहले एक नया एक्सपेरिमेंट लोगों के बीच में हो रहा है। और जो बड़े नेता मंच से बोलते हैं, बड़े फेसेस जब बोलते हैं तो पहले वो बोलते हैं, फिर रिएक्शन का इंतजार कुछ सेकंड किया जाता है, जिसमें जो भीड़ मौजूद होती है रैली में वो शोर मचाने लगती है। तो क्या मीटिंग्स में भी इस तरह से टॉपिक डिसाइड होते होंगे, फिर चुनावी रैली में जाया जाता होगा, और इसीलिए हम हर फेज में देख रहे हैं कि मुद्दे भी चेंज हो रहे हैं, नए नए मुद्दे निकल कर आ रहे हैं? देखिए रचना जी, मेरी राय मैं पहले भी व्यक्त कर चुका हूं कि ये रणनीति, चाहे कांग्रेस जो बड़ी पार्टियां हैं या इवन समाजवादी पार्टी भी है, ये पिछले 1 वर्ष से काम कर रही है। एक के बाद एक, जैसे आप युद्ध के मैदान में जाते हैं, एक कदम के बाद इतना ज्यादा हमें आगे जाना है, या हम भी अपना कोई टारगेट जब रखते हैं कि अभी हमें 1 हफ्ते ये एपिसोड चलाएंगे, अगले हफ्ते ये चलाएंगे। मेरा ऐसा मानना है, ऐसा नहीं है कि ये मुद्दे अचानक आ गए, उनको भी अंदाज है कि ये कौन सा मुद्दा उठा सकते हैं। राहुल गांधी ने यदि 2011 में बोला था, वो भी कहीं रिकॉर्ड करके मिला, तो एक दिन में रात को थोड़ी निकाल के ले आएंगे। कई चीजें ऐसी हैं जो पहले से, या मोदी जी ने जो पहले किया तब ऐसा कहा था, ये नहीं कहा था, उसको वो खंडन करते रहे। ये सब मुद्दे पहले मोटे तौर पर, उसके बाद जब छेड़ा जाता है तो उसको उस भाषा से कुछ ज्यादा तीखे अंदाज से प्रधानमंत्री मोदी कहें या अमित शाह कहें या और कोई नेता नड्डा जी कहें। कल तो नड्डा जी ने यह भी कहा ना कि भाई अब संघ का नहीं, अब तो बीजेपी अपने बल पर काम कर रही। आप ये बताइए, अब चाहे जीत या हार हो, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन जीतेगा, बार बार ये कहा जाता है कि अब डर रहे हैं इसलिए। जीते या हारे, वो अपना जो जिसको जीतना है हारना है वो तय करे। उन्होंने अपने ढंग से अपने मुद्दे कुछ पहले से तय रखे। विकास के देखिए, हमारे जितने संवाददाता या दूसरे चैनल भी मैं देखता हूँ, अखबार देखिए, मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मुद्दों पर चर्चा है। आलोक जी, मोटे तौर पर क्या लगता है, मोटे तौर पर आपको क्या लगता है? 5 चरण हो चुके हैं चुनाव के, ज्यादातर सीटों पर चुनाव हो चुका है। अब ये जो 5 चरण हुए हैं, मोटे तौर पर आप क्या मानते हैं कि क्या किसी खास चेहरे पर चुनाव हुआ या लोकल मुद्दों पर चुनाव हुए हैं? इस बार जो वोट पड़ा है लोगों ने दिया।
देखिए, लोकल मुद्दा आज भी अमेठी में भी जीत हार यदि है तो वो लोकल मुद्दों पर भी एक बहुत बड़ा कारण रहेगा। रायबरेली या वाराणसी में भी आज भी प्रधानमंत्री मोदी शाम को जा रहे हैं। स्थानीय मुद्दे और मोदी जी का चेहरा, देखिए ये सही है, उन्होंने अपने ढंग से जो इमेज बनाई, जो भी पार्टी ने भी उनको उस तरह से प्रस्थापित किया और देश दुनिया में हुआ, अब वो पूरा अपने बल पर, उसका नुकसान भी तो होता है। इंदिरा गांधी को जो कहने वाले लोग थे वो सब छोड़ के चले गए, डॉक्टर कर्ण सिंह, अंबिका सोनी, एक से एक, खुद ब्रह्मानंद रेड्डी, सब उनको छोड़ के चले गए। खतरा तो होता है, सत्ता में आप रह करके कितने लोग चले जाएंगे आ जाएंगे मैं नहीं मानता मेरा, लेकिन आज भी आपने जो अपने सवाल किया, मेरा मानना है कि विकास का मुद्दा और जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ खुद ने अपनी इमेज बनाई है, आज भी 5 चरण यानी में आपको दो उनका बड़े परिणाम मुद्दे भारी लगते है। हैं, उनका विकास परिणाम का भारी और है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरीके से काम किया है वो। हालांकि विपक्षी पार्टी इसको लेकर भी कहती हैं कि विकास सिर्फ दिखावे का हुआ है और भ्रष्टाचार का खात्मा करने के लिए आगे चले थे, लेकिन भ्रष्ट नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करके क्लीन चिट दे दी है बीजेपी ने। रितेश मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं बिहार से लाइव। अब चूंकि बिहार में 2 दिन तक पीएम मोदी रहे और जमकर चुनाव प्रचार किया गया, रितेश, पीएम मोदी चुनावी सभाओं में खूब बोले, खूब विपक्ष को आड़े हाथों लिया। खबर ऐसी भी सामने आई कि बीजेपी और आरजेडी के समर्थक तो आपस में भिड़ भी गए और नौबत मारपीट तक की भी आ गई। जेडीयू उस पर चुटकी लेती हुए नजर आई कि आरजेडी वाले तो हैं ही गुंडे। आम लोगों में चर्चा किस तरह की है? आप बिल्कुल देखिए कि चुनाव में आप देखिए कि 5वां चरण हुआ, छपरा जो है बहुत सीट बना हुआ था और वहां पर सिर्फ झड़प ही नहीं हुई बल्कि 3 लोगों को गोली लगी है, एक की मौत हो गई है। छपरा में देखिए कि इंटरस्टेट सेवा बैन कर दी गई है और तनावपूर्ण स्थिति है, और ये तब है कि छपरा से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज सभा भी हुई है। तो एक बार फिर से बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने रितेश, लगे हैं। लेकिन आज पहले भी तो कहा जाता था कार्यकर्ताओं आरजेडी गुंडों की पार्टी है, जंगल राज है, लेकिन आज तो वो सत्ता में भी नहीं है। फिर आज इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? वो भी आपने कहा प्रधानमंत्री लेकिन नरेंद्र मोदी के रैली से कुछ दूरी पर। अब बिल्कुल देखिए कि बिहार को थोड़ा समझना पड़ेगा। बिहार में सारी चीजें कास्ट इक्वेशन से ही तय होती हैं, और एक बार फिर से 90 का दशक कल जो स्थिति हमने छपरा में देखी, मैं खुद वहां मौजूद था, वो जो बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स लूटने की जो घटनाएं होती थी, जो हम लोग सुना करते थे, वो उसकी पुनरावृत्ति होते हुए मैंने कल अपनी आंखों से देखा है। और कहीं ना कहीं आरजेडी में अभी भी भले ही जगदानंद सिंह और तेजस्वी आरजेडी पार्टी की छवि बदलने का दावा करते हो, लेकिन आज भी कार्य संस्कृति कहीं ना कहीं आरजेडी की उसी तरह की है। और देखिए कि बीजेपी ने इसे बुना भी लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज जनसभा हुई, उसमें उन्होंने जमकर भ्रष्टाचार पर कटाक्ष किया। इसके अलावा जंगल राज का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में है, और जाहिर सी बात है कि 2 अब चुनाव, 6ठा और 7वां चरण बाकी है, और उसी इलाके में महाराजगंज में भी वोटिंग होनी है, आरा में भी होनी है, काराकाट, बक्सर के सारे इलाके बाकी हैं। और ये जो घटना छपरा में हुई है, इसका कहीं ना कहीं असर बिहार की अन्य सीटों पर भी पड़ेगा। और रितेश, आप कई जगह कई सीटों पर घूमे, अगर इन 5 चरणों की बात की जाए, जहां जहां चुनाव हो चुका है बिहार में, क्या क्या मुद्दे हावी रहे वहां पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि हमारे पैनलिस्ट हैं, जो सीनियर हमारे हैं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि स्थानीय मुद्दे भी हैं, लेकिन जब नाराजगी है सांसदों से, एनडीए के सांसदों से लोगों में काफी नाराजगी है कि 10 साल हो गए आपने कोई काम नहीं किया। लेकिन जब वोटर्स टर्नआउट की बात आती थी तो हमने देखा कि लोग कहते थे कि चलो इस बार जो ये वोट हम कर रहे हैं ये सिर्फ नरेंद्र मोदी यानी ऊपर के नाम पर वोट कर रहे हैं। अगर कैंडिडेट को देख लें तो शायद ही बिहार में कोई कैंडिडेट हो, चाहे वो बीजेपी का हो, जेडीयू का हो, एक बार फिर से वो रिपीट होता है। लेकिन सिर्फ अगर वोटिंग हो रही है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर हमने देखा कि यहाँ पर वोटिंग चल रही थी, लोग नाराज हैं। अभी भी सड़क, बिजली, पानी, इस तरह की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसी में लोग उलझे हुए हैं। लेकिन जब बारी आती है तो लोगों ने कहा कि चलिए इसका बदला तो हम विधानसभा चुनाव में ले लेंगे। लेकिन ये देश हित की बात है, नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं, जो उनका विजन है, उसके मद्देनजर हम वोट कर रहे हैं। और यही कारण है कि तमाम लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि स्थानीय मुद्दे तो हैं, लेकिन चलिए कभी कभी देश हित का जो मुद्दा होता है वो सर्वोपरि हो जाता है। और यही कारण है कि लोग सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बिहार में लालू यादव फैक्टर है। अगर विपक्ष की बात करें तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लालू यादव, इन्हीं 2 फैक्टर्स में बिहार में हमने वोटिंग देखी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेश, पूरी जानकारी के लिए रितेश आपका। नजर बनाए रखिएगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद इंडिया न्यूज पर कुछ और भी खबरें होंगी, कहीं मत जाइएगा।